हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 118 एनपीओ। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उसका क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 118 के ऊपर 118 पेज नंबर के ऊपर है। ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभानी। ठीक है, देखो यार, ऑलवेज एनपीओ के क्वेश्चन में जो है ना, हमें पता ही है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज दिया रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। ठीक है, और जो भी ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश और बैंक के पूरे डिटेल है, क्योंकि अगर हम कुछ भी पेमेंट करेंगे वो तो या तो कैश में करेंगे या बैंक के थ्रू करेंगे। तो कैश का जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा वो कैश बुक में लिखेंगे और जो भी बैंक से कुछ रहेगा तो वो बैंक में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। सेम वैसे ही रिसिप्ट का रहेगा। ठीक है, एनपीओ के क्वेश्चन में देखो यार, ये जो एनपीओ का क्वेश्चन जो है बच्चों, उसको सर पकड़ के नहीं बैठना है एनपीओ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, नहीं, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करो। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद में कुछ है ही नहीं। जो भी डिटेल है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी की दी हुई है, एडजस्टमेंट है, उन सबका टू इफेक्ट करना है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जो भी एडजस्टमेंट है उन सबका टू इफेक्ट देना है। जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी डिटेल दी हुई है वो इनकम की साइड, एक्सपेंस या एसेट की साइड में लिखना है हमें। ठीक है, अच्छा, जब भी ये एनपीओ का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ ध्यान में रखो कि जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें ओनली एंड ओनली करंट ईयर का जो इन्फॉर्मेशन है ना, बस वही हमें रिकॉर्ड करना है। जो भी लास्ट ईयर का कुछ रहेगा या जो भी नेक्स्ट ईयर का रहेगा उसको हमें हमेशा डिलीट करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा करंट ईयर कौन सा है। एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। देखो यार, हमेशा इस क्वेश्चन में यही रहेगा, एनपीओ का जो क्वेश्चन है उसमें हमेशा यही रहेगा कि आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये जो डेट है वो करंट ईयर है, कि जो भी ये डिटेल जो दी हुई है वो करंट ईयर का है। तो हमें देख लेना है कि हाँ 2018 और 19 करंट ईयर है, लास्ट ईयर जो है 17 और 18 है और नेक्स्ट ईयर जो है 19 और 20 है। ठीक है, ये लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर ये क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी एडजस्टमेंट रहेगा, रिसिप्ट या पेमेंट अकाउंट में कुछ डिटेल रहेगी तो उसे हमें डिलीट करना है। ठीक है, उसे हमें माइनस करना है करंट ईयर से, क्योंकि करंट ईयर में जो है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली करंट ईयर का ही इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। कोई भी लास्ट ईयर का या कुछ भी नेक्स्ट ईयर का रहेगा उसे डिलीट करना है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान में रखो, जब भी ये क्वेश्चन करो तो ये सब आपको हमेशा ध्यान, प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कोई वर्किंग नोट नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वर्किंग नोट नहीं है, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको कुछ लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर सब ध्यान में रहे, इसके लिए मैंने ये सब लिखा है। ठीक है, और प्लीज़ बच्चों, कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट के थ्रू बताइए कि आपको क्या डाउट है, मैं उसे आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए देखो, एकदम टॉप में जो रेड कलर का मार्जिन रहता है बुक में, उधर लिखना है इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला कॉमा परभानी। ये जो भी उसका प्लेस है वो एनपीओ के क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। डेबिट और क्रेडिट प्लीज़ ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इनकम एक्सपेंडिचर ड्रॉ करना है, 2 कॉलम अमाउंट का, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। ठीक है, और ये रुपये का आपको सिंबल दे देना है। डेबिट साइड से हम 2 से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट साइड अगर कुछ लिखना तो वो 22 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट है उन सब का पहले मार्किंग कर लेना है। मार्किंग क्यों कर लेना है वो भी हमें हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम इन सब का पोस्टिंग करेंगे तो अप्रोप्रिएट उनके लिए प्लेस हम छोड़ सके, जिससे कि अपना उसमें और ये बोलते खिचड़ी ना पके। ठीक है, ऐसा नहीं तो अगर हम लोग लाइन नहीं छोड़ेंगे तो उसी के अंदर कैसे करेंगे, एक लाइन के अंदर तो सब कुछ घुसा के हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो सब्सक्रिप्शन का हमने नंबर 1 डाल दिया है। नंबर 2 है सैलरी का, तो सैलरी के लिए डाल दिया है। जो भी ये नंबर 3 जो है रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट का है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का हम अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन है तो वो भी एसेट और लायबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ है, तो वो हमेशा ये ओपनिंग बैलेंस शीट का रहेगा, तो वो उसी में देख लेंगे। इंट्रेंस फीस नंबर 5 जो है वो है इंट्रेंस फीस का, नंबर 5 डाल दिया है हमने। नंबर 6 जो है इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, देखो यहाँ पे है
इन्वेस्टमेंट नंबर 6। नंबर 7 जो है अगेन ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग कैपिटल फंड के रिगार्डिंग है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी तो उसके ऊपर हमने इसका वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। अच्छा, अभी ये मैं आपको कभी से बोल रही हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट, तो उसको कैसे ध्यान में रखना है कि कब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है या कब नहीं बनाना है। तो देखो यार, जब भी एनपीओ का क्वेश्चन रहेगा, अगर वो कोई न्यूली स्टार्टेड कंपनी का है, न्यूली स्टार्टेड मतलब ये एनपीओ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है कि कुछ न्यूली स्टार्टेड हो रहा है कि उसका फर्स्ट ईयर है, जैसे मैंने ये वीडियो डाला है क्वेश्चन नंबर 8 का, आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 8 पे वीडियो डाला हुआ है मैंने। न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल है, तो ये जीवन ज्योति आर्ट जो है सर्कल, ठीक है, ये इसका फर्स्ट ईयर ही है। तो इसका फर्स्ट ईयर है तो उसका लास्ट ईयर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो लास्ट ईयर का कुछ भी कैपिटल फंड या कुछ भी एसेट लायबिलिटी कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस शीट कभी बनेगी नहीं, जो भी कुछ रहेगा वो फर्स्ट टाइम रहेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है रिगार्डिंग ये व्यायामशाला, हनुमान व्यायामशाला जो है वो स्टार्टिंग से चला आ रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो उसका हमें कुछ ना कुछ कैपिटल फंड भी रहेगा, उसके पास कुछ एसेट भी रहेगी, उसके पास कुछ लायबिलिटी भी रहेगी, आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ तो रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग हमें बैलेंस शीट वगैरह सब बनानी है। बैलेंस शीट क्यों बनानी है? बैलेंस शीट हमें इसके लिए बनानी है कि अगर बैलेंस शीट जो है वो एसेट और लायबिलिटी के साथ टैली होना चाहिए, कि कुछ मिसिंग फिगर तो हमें कुछ नहीं है, हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए जो भी बैलेंस शीट है वो बनानी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने ये एडजस्टमेंट है उन सबको प्रॉपर्ली नंबरिंग दे दिया है, ठीक है। अच्छा, ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है तो उसका हमेशा ध्यान में रखना कि अगर ये इसका फर्स्ट ईयर नहीं है, देखो यार ये व्यायामशाला जो है उसका हमें पता चल रहा है कि इसका फर्स्ट ईयर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर नहीं है मतलब ये कंटिन्यू 5 ईयर्स है, जितने भी ईयर से है वो कंटिन्यू चला रहा है, तो उसके पास कैश इन हैंड भी होगा, ठीक है। कैश में बैंक में कुछ तो पैसा रहेगा, तो वो उसका ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का ये इन्फॉर्मेशन रहेगा, ये ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस रहेगा। प्लीज़ ध्यान में रखना, भूलना मत। एग्ज़ाम के प्रेशर में बच्चे भूल जाते हैं, तो बच्चों प्लीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन जो एनपीओ का क्वेश्चन है वो टोटल 12 मार्क्स का आता है, एकदम क्रीम क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क्स भी आपका कटना नहीं चाहिए, ठीक है। जितने भी मैंने इसमें जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उन सबका वीडियो डाला हुआ है, तो प्लीज़ आप देखना, एक भी क्वेश्चन एक भी मार्क्स जो है वो कटना नहीं चाहिए, ठीक है। और बहुत ही ईजी एडजस्टमेंट आते हैं, बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आप मेरे सारे के वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको हर क्वेरी का आपको आंसर दूंगी, ठीक है। तो इसका ये ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस रहेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस जो भी फुल ईयर में जो भी रिसिप्ट होगी प्लस वो माइनस हमने जो भी एक्सपेंस किए हैं उन सबको माइनस करके जो भी ये बैलेंस है वो कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम पोस्टिंग करना, ठीक है। देखो बच्चों, कुछ वीडियो हो सकता है बड़ा हो, लेकिन इसमें मैं एक भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो छूटेगा नहीं आपका। आप वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा आपका। जो पेमेंट साइड है, देखो यार मैंने पहले ही आपको कहा था बच्चों कि जो भी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है उन सब का सिर्फ पोस्टिंग होगा। कहाँ का पोस्टिंग होगा? इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट और लायबिलिटी साइड में, ठीक है, एसेट और लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और ये जो भी पेमेंट साइड है, हम किस चीज़ का पेमेंट करते हैं? जब भी हम पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस के रिगार्डिंग करेंगे, या पेमेंट करके हमने कुछ एसेट परचेज की होगी, या पेमेंट करके हमने कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो बाई किए होंगे। देखो इसके अंदर है, ठीक है, ये क्वेश्चन में है। और वैसे ही रिसिप्ट जो होगी तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज अपनी इनकम की रिसिप्ट हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखो, अगर ये सब चीज़ें ध्यान में रखोगे तो ऑटोमेटिकली जब भी पेमेंट की साइड से अगर आप कुछ भी इन सब का पोस्टिंग करोगे तो ऑलवेज ध्यान में रहेगा, आप इनकम के साइड में या लायबिलिटी के साइड में कभी लिखोगे ही नहीं, ठीक है। तो सैलरी फर्स्ट जो है वो सैलरी का है, ठीक है। तो देखो सैलरी में हमारे मतलब एडजस्टमेंट है नंबर 2 का, नंबर 2 एडजस्टमेंट नंबर 2 है, तो इसके लिए हमें इनर कॉलम में लिखना है। फिर उसके लिए कुछ 1 लाइन 2 लाइन, फुल पेज रहता है आपका अपने अकॉर्डिंग 1 लाइन या 2 लाइन, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके अकॉर्डिंग आप लाइन छोड़ दो, ठीक है। तो 2 सैलरी 6000
टू सैलरी 6000। देखो ये छोटी स्केल रहती है ना, तो ऑलवेज इसका यूज़ किया करो। इसका क्यों यूज़? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जल्दी के अंदर ये ध्यान में नहीं रहता, तो ये यहाँ का यहाँ पे भी हो जाता है। अगर ये स्केल का हम यूज़ करेंगे ना, तो अपना जो ये अमाउंट है उसमें मिस्टेक नहीं होगी लिखने में, ठीक है। क्योंकि हमें जो भी एग्ज़ाम में लिमिटेड जो अपना टाइम रहता है 3 आवर्स, उसी के अंदर ही ये फुल पेपर जो है कवर करना रहता है, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। सैलरी हमने इनर कॉलम में लिख लिया, टू सैलरी लाइन छोड़ दी, ठीक है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कोई भी इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंस 2480 हमारा 6000 भी हो गया, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंस, कुछ छोटे छोटे एक्सपेंस किए हुए हैं तो उसको सन्ड्री एक्सपेंस या फिर उसको मिसलिनियस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो टू सन्ड्री एक्सपेंस 1300। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए सबको आउटर कॉलम में लिखा है। एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए आउटर कॉलम में, अगर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखो और प्लीज़ लाइन छोड़ो। रेंट कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो रेंट दिया है 700 रुपीज़ का। इन्वेस्टमेंट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, तो एसेट की साइड में जाना है, बैलेंस शीट में एसेट की साइड में। देखो यार इसके अंदर है हमारा एडजस्टमेंट, तो हमें इसको इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट 15,000, ठीक है। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी 800 रुपया है। प्रिंटिंग स्टेशनरी ये रहा 800 रुपया। पोस्टेज, जो ये पोस्टेज मतलब क्या होता है कि कुरियर चार्जेस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में अगर हम लोग कुछ भी कुरियर वगैरह सब करते हैं तो उन सब का पूरे साल भर का एक्सपेंस है 3200, तो पोस्टेज आ गया 3200। फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या होता है, FD, जो व्यायामशाला ने FD की हुई है कि वो जो FD अगर 3900 रुपीज़, तो 3900 कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए आउटर कॉलम में लिखा है। FD हमारी एसेट है, हमने कुछ पैसे जो है बैंक में डिपॉजिट करके रखे हैं इन फ्यूचर यूज़ के लिए। एसेट साइड बैलेंस शीट एसेट में 3900, क्लियर। देखो बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी डाउन हो रहा है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हमारे जो व्यायामशाला के पास में जो है 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्या होता है, एज ऑन 31 मार्च को कैश में बचे हैं 830 रुपीज़ और बैंक में है 6000 रुपीज़, तो ये जो है नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएंगे, क्लियर, ठीक है। तो 830 और 6000 रुपीज़, क्लियर। एसेट साइड में ये एसेट है हमारी, कैश इन हैंड, बैंक, डन। चलो पेमेंट साइड में देखोगे तो आप हमने पूरा का पूरा जितने भी ये ट्रांजेक्शन है इन सबका पोस्टिंग कर दिया। देखो हमने सिर्फ पोस्टिंग किया है, इसमें हम लोग ने ऐसे नहीं किया कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, क्योंकि ये सबका इफेक्ट हो चुका है, ठीक है। फिर आता है रिसिप्ट साइड में। देखो रिसिप्ट में ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तभी उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द लास्ट ईयर, ब्रॉट डाउन, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ये ओपनिंग बैलेंस जो है जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर यूज़ होगा, ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए इनकम है, ठीक है। देखो यार इसके अंदर करंट ईयर दिया हुआ है 18-19, तो 18-19 जो है ना हमारा, देखो 2 ईयर दिया हुआ है, अभी कैसे समझ में आएगा 2 ईयर। तो अगर हमने ये सब ध्यान में रखा होगा ना, ये थोड़ा सा अगर ये लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ओरली कुछ करते हैं तो मे बी हमारी गलती हो जाए, ज़रूर नहीं है गलती होगी लेकिन चांस रहता है कि कुछ गलती हो जाए। इसके लिए अगर हम लिख लेते हैं ना, इस तरीके से लिख लेते हैं तो हमारी मिस्टेक नहीं होगी यार, और कुछ नहीं। तो आप अगर फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग है तो आप लोगों का, तो स्टार्टिंग है तो आप प्लीज़ थोड़ा हर चीज़ लिख के करो, लिख के करेंगे तो माइंड में जो है ना एकदम परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। देखो 18-19 करंट ईयर है, तो करंट ईयर का तो लिखना ही लिखना है, कुछ भी हो जाए। और ये जो 19-20 है वो नेक्स्ट ईयर है। देखो यार रिसिप्ट आया हुआ है, रिसिप्ट है तो मतलब इनकम है, तो इनकम में क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर में हमें ओनली एंड ओनली जो भी करंट ईयर का है ना, जो भी करंट ईयर का इनकम जो है ना उसी को रिकॉर्ड करना है, क्लियर हो गया। उसी को क्या करना है, उसी को ही रिकॉर्ड करना है। तो ये जो 18,000 है उसका तो रिकॉर्ड करेंगे करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो ये नेक्स्ट ईयर का है 410 रुपीज़, ये हमारा करंट ईयर का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है। लेकिन बंदे ने क्या कर दिया, एक साथ ही दे दिया, ठीक है। पैसे जो है ना वो अभी दे दिए कि जो भी उसका कुछ पर्सनल रीज़न होगा,
ठीक है। तो ये जो है वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो वो नेक्स्ट ईयर में के इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तो ये लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी भी क्यों हो गई, क्यों लायबिलिटी? अभी आप लोग बोलोगे क्यों लायबिलिटी? लायबिलिटी वो इसके लिए कि ये जो भी मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन का जो पेमेंट किया हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर की जो सर्विस रहेगी, जो व्यायामशाला की सर्विस रहेगी, जो मेंबरशिप फीस पे की है, तो नेक्स्ट ईयर जब आएगा तब भी उसकी सर्विस अवेलेबल रहेगी। व्यायामशाला के अंदर, व्यायामशाला मतलब जो एक्सरसाइज के जो पूरा साल भर यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज के इक्विपमेंट वगैरह सब हैं, तो वो सर्विस तो नेक्स्ट ईयर में ही मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए वो लायबिलिटी है। अगर व्यायामशाला सर्विस नहीं देती है तो ये जो मनी है वो रिटर्न हो सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी की इनकम तो रिसीव्ड होगी इन एडवांस, लेकिन उसके रिगार्डिंग सर्विस नहीं दी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो इसके लिए ये क्या हो गया, ये है लायबिलिटी फॉर करंट ईयर। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो करंट ईयर में हमने लिखा है 18,000, करंट ईयर में लिखा है 18,000, इनर कॉलम 19, 20 नेक्स्ट ईयर का है। तो ये जो लिखा है हमने लायबिलिटी में, ठीक है, 410। देखो यार, लायबिलिटी बैलेंस शीट, लायबिलिटी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, 410 रुपीज़। क्लियर? चलो फिर है डोनेशन। तो डोनेशन के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फो वो नहीं है। अच्छा, इसमें भी हमारा एडजस्टमेंट है। देखो यार, यहाँ पे एडजस्टमेंट इसके लिए हमने इनर कॉलम में लिखे, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग 1 लाइन 2 लाइन जो छोड़ना है वो आप छोड़ सकते हो। फिर डोनेशन है, तो डोनेशन में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है कि ये जो डोनेशन है वो फुल करंट ईयर के लिए यूज़ करना है। फिर है रिसिप्ट और इंटरटेनमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट। क्लियर हो गया? 5,400। तो ये है रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट 5,400। अच्छा, इसके अंदर देखो ये रिसिप्ट है इंटरटेनमेंट का, कुछ भी है वहाँ से रिसिप्ट आया हुआ है, और ये है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। तो आपको इसको नेट ऑफ करके भी लिख सकते हो और आप उसको अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है। इंटरेस्ट है 400 रुपीज़, तो 400 रुपीज़ इंटरेस्ट है, उसका लिए कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ। फिर लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का देखो एडजस्टमेंट है, एडजस्ट नंबर 5 दिया हुआ है, तो उसको हमने इनर कॉलम में लिखना है 6,200। इनर कॉलम में लिख के उसके लिए अप्रोप्रिएट 1 या 2 लाइन छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसे हमारा रिसिप्ट साइड के भी जो पोस्टिंग हम लोगों ने प्रॉपरली कर लिए। देखो जितने भी रिसिप्ट साइड के वो हमने सिर्फ और सिर्फ इनकम की साइड में की है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी एडजस्टमेंट। देखो जब भी एडजस्टमेंट रहेगा ना, तो एडजस्टमेंट एनपीओ के अंदर है ना, बहुत लिमिटेड एडजस्टमेंट रहते हैं। या तो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट रहेगा, कुछ तो आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, जो भी ये 5 से 6 एडजस्टमेंट रहेंगे वो किस किस चीज़ के लिए रहते हैं? सब्सक्रिप्शन के लिए, कुछ भी आउटस्टैंडिंग के लिए, या कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट आ गया, और ये जो भी इंट्रेंस फीस है या कुछ डोनेशन है उसको 100% या 50% या 60-40% उसको कैपिटलाइज करना है। यही एडजस्टमेंट है, घूम फिर के आते हैं। अब पूरे जो एनपीओ के अंदर है, जो भी सॉल्व्ड क्वेश्चन है और जो भी अनसॉल्व्ड, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उन सबके एडजस्टमेंट को आप उठा के देख लो। सारे के सारे एडजस्टमेंट बस यही है, कुछ भी नहीं है। आपको डरना नहीं है, अरे 7 एडजस्टमेंट आ गए मैं कैसे करूँगी, अरे कुछ नहीं है एकदम। मैंने क्या कहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में कुछ नहीं है। और प्लीज़ आपका ये जो काउंट, ये हम लोग टोटलिंग करते हैं ना, उसमें ध्यान रखो। बच्चे क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन तो सही कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि टोटलिंग वो रॉन्ग कर देते हैं, तो कैपिटल फंड जो है वो रॉन्ग आ जाता है, ये सरप्लस या कुछ डेफिसिट रॉन्ग आ जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग कैपिटल फंड का अमाउंट भी रॉन्ग आ जाता है, और टोटल भी सब रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे नहीं करो यार। ठीक है, आपका ये जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको आप परफेक्टली करो, कि जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एकदम हमारा सही हो। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट के अंदर क्या है कि 500 मेंबर्स हैं, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन और ₹50 ईच। व्यायामशाला के पास में जो है ना 500 मेंबर हैं, और 500 मेंबर को जो है हर साल 50 रुपये मेंबरशिप फीस का पे करना है। ठीक है, तो ये व्यायामशाला के लिए इनकम होगी। कितनी इनकम आएगी? 500 × 50। ठीक है, तो कितना इनकम आएगी? 25,000। देखो 25,000 की 5 5 25 और 3 0, तो 25,000 का इनकम आएगी। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग एडजस्टमेंट जो है ना, वर्किंग नोट है वो देख लेते हैं। तो हमने वर्किंग नोट बनाई है,
एक मिनट बच्चों, हमने वर्किंग नोट बनाई है, ये रही, एक मिनट। देखो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड होगा, मैंने क्या कहा 500 मेंबर हैं और 50 रुपये के हिसाब से 25,000, ठीक है। लेकिन बस इतना ही है, उसके बाद में हमें दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये साल में, इस करंट ईयर में, ये करंट ईयर की इनकम है, तो करंट ईयर में हमें इतना तो रिसीव्ड होना ही चाहिए था 25,000, लेकिन हमें रिसीव्ड कितना हुआ, ओनली 18,000। तो डिफरेंस कितना है 7,000 का, 25 माइनस 18 करेंगे तो 7,000 का ये जो डिफरेंस है वो क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग है। रिसीव्ड होना चाहिए था लेकिन नहीं रिसीव्ड हुई, तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में रिसीव्ड होगी। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये इनकम है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो इसका ट्रू इफेक्ट होगा। मैंने क्या कहा, हर एडजस्टमेंट का कुछ तो डेबिट करना पड़ेगा और कुछ तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट किधर करेंगे, क्रेडिट किसको ऐड करेंगे, ये जो 18,000 हमने लिखा था ना करंट ईयर की इनकम, ये देखो ये करंट ईयर की इनकम 18,000, उसको ऐड करेंगे कि ये करंट ईयर क्या 18,000 नहीं बल्कि 25,000 है। तो ये क्रेडिट साइड 25,000 हो गया। डेबिट किधर करेंगे, एसेट में करेंगे। मैंने ऑलवेज आपको हर वीडियो में क्या बताया हुआ है कि जो भी एसेट का जो भी बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारा ये जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीवेबल है, ठीक है, कि इन फ्यूचर वो रिसीव्ड होगा, कभी ना कभी बंदे जो है कभी ना कभी तो दे देंगे, मेंबर है यार, फीस तो अपना जो मेंबरशिप फ़ी है वो तो पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट जो है उसका एक डेबिट इफेक्ट हो गया, एक क्रेडिट इफेक्ट हो गया। चलो देखते हैं कैसे करना है इसके अंदर। 7,000 देखो इनकम की साइड में, क्रेडिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया 7,000, तो 25,000 करंट ईयर का इनकम आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली एंड ओनली करंट ईयर का ही इनकम देना है, तो करंट ईयर का 25,000 होना चाहिए था, जो हो गया। अभी क्या है, हमें ये 7,000 जो है वो रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, ठीक है, 7,000 रुपीज़ की भाई ये आउटस्टैंडिंग है, ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब कभी ना कभी तो रिसीव्ड होगा। क्लियर, एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। अभी नंबर 2 क्या है, सैलरी के रिगार्डिंग है, ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,200 रुपये। तो सैलरी की सैलरी 6,000 तो ऑलरेडी पे कर दी है, लेकिन 1,200 पेमेंट करना पेंडिंग है, तो कोई बात नहीं। तो हमने ये करंट ईयर के जो भी सैलरी है उसको ऐड कर देंगे। तो करंट ईयर का सैलरी कितना हो गया 6,000 प्लस 1,200, तो टोटल इस ईयर का है 7,200। उसमें से 6,000 पे कर दी है, 1,200 पे करना बाकी है, पे करना पेंडिंग है। पेंडिंग है तो मतलब ये हमारे पे करना है, तो हमारी लायबिलिटी होगी, हमारे ऊपर कर्ज हो गया कि भाई वो सैलरी वाला बंदा तो सर पे आके नाचेगा ही नाचेगा कि साहब हमारी सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। इसके लिए लायबिलिटी साइड में 1,200 रुपीज़, ठीक है बच्चों। चलो नंबर 3 क्या है, देखो मैंने क्या कहा, ये व्यायामशाला का जो है वो फर्स्ट ईयर नहीं है, तो हमें इसका जो भी एसेट, जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट है उसका इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन देखो, इसके लिए हमें ये वर्किंग नोट बनाया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के रिगार्डिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को इन्फॉर्मेशन है बिल्डिंग का 50,000 रुपया, फर्नीचर जो है 15,000 रुपया है। इसके अंदर सिर्फ फर्नीचर और बिल्डिंग ही दिया हुआ है, तो इसका तो लिख लिया, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, देखो इधर नंबर 7 जो है ना वो कैपिटल फंड दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल फंड दिया हुआ है 70,000, तो हमने इधर कैपिटल फंड भी लिख लिया एज ऑन 1 अप्रैल। ये ओपनिंग बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन है, क्लियर हो गया। और कैश एंड बैंक बैलेंस, ये देखो मैंने क्या कहा, जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कैश एंड बैंक बैलेंस 5,000 रुपीज़, तो 5,000 इधर लिख लिया, क्लियर, ठीक है। तो 70,000 का इधर टोटल, ये 50,000, 15,000 और 5,000, ये मिलके 70,000। तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट जो है ना वो टैली है, तो कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है इसका, ठीक है ना, कि कुछ भी मिसिंग फिगर है, हमें कुछ फाइंड आउट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये जो भी बिल्डिंग फर्नीचर जो भी कुछ है हम इस करंट ईयर के, ये सिर्फ वर्किंग नोट इसके लिए बनाई है कि ये देखो एक्चुअली देखे जाए तो ये इसमें कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं है ना। नंबर 3 और नंबर 7 जो एडजस्टमेंट है वो तो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है, नंबर 3 और नंबर 7 वाला एडजस्टमेंट वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें कि
व्यायामशाला के पास में, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। तो इसके लिए मैंने कहा कि ये नंबर ऑफ एडजस्टमेंट देके डरो नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपना फुल क्वेश्चन जो है वो राइट होगा और 12 के 12 मार्क्स अपने आ जाएंगे। नंबर 4 क्या है, रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो फर्नीचर, एक मिनट, हाँ बच्चा, देखो बिल्डिंग और फर्नीचर, इसके ऊपर अगर हमें क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट ले लेते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर 5% है और फर्नीचर के ऊपर 10% है, तो 50,000 उसके अंदर कुछ हमने और पेमेंट नहीं किया हुआ है कि मतलब कुछ भी विद इन द ईयर हमने कुछ परचेज तो किया नहीं है, तो यही ओपनिंग रहेगा और इस, ठीक है, इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। तो 50,000 बिल्डिंग का है, फर्नीचर का जो है 15,000 रुपया, तो उसके ऊपर 5% के हिसाब से आएगा 2,500। देखो कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। 50,000 5% इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो 2,500। डेप्रिसिएशन 15,000 इंटू 10, ठीक है, तो ये दोनों डेप्रिसिएशन आएंगे। तो इसका वर्किंग नोट देखो यार, जब भी वर्किंग नोट बनाओ ना तो प्लीज़ आप इधर लिख लो वर्किंग नोट नंबर, जो भी वर्किंग नोट नंबर 2, तो जो भी एग्जामिनर है उसको पता रहेगा कि बच्चे ने मेहनत की है। वर्किंग नोट वगैरह सब ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ये सपोर्टिंग मतलब वर्किंग नोट्स रहते हैं, क्वेश्चंस को सपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? देखो 50,000 में से माइनस करेंगे और यहाँ पे 15,000 में से 1,500 रुपये माइनस करेंगे, 13,500, तो ये इसका आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया। ये जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस है तो इनकम एक्सपेंडिचर की साइड में आएगा। टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और फर्नीचर 4,000 रुपीज़। क्लियर हो गया? तो 1 2 3 4 क्लियर हो गया। 5 जो है इंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग है, तो इंट्रेंस फीस क्या था, इंट्रेंस फीस जो है वो इनकम है, तो 50% जो है कैपिटलाइज करना है, तो 6,200 उसका 50% 3,100 कैपिटलाइज करना है, तो ये माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। और कैपिटलाइज करना है तो कैपिटल फंड को ऐड कर देंगे। जो भी कुछ कैपिटलाइज करना है 50% 40% जितना भी कुछ करना है वो कैपिटल फंड को ऑलवेज ऐड होगा। इधर ऐड लिखेंगे, इधर ऐड लिखेंगे, 50% इंट्रेंस फीस। ठीक है, नंबर 5 क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इंट्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट 5% हैज अकर्ड फॉर 6 मंथ्स। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपया, उसके ऊपर 5% ये इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल भर का, पर एनम, ध्यान रखना है पूरे साल भर का है और 6 मंथ्स के लिए है कि इसको ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 मंथ्स पहले ही परचेज किया हुआ है। तो एज ऑन 31 मार्च जो है ना उसके ऊपर ओनली 6 मंथ्स का ही ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो इसके लिए वर्किंग नोट देख लेते हैं। हर एक चीज़ के लिए ट्राई करो कि वर्किंग नोट बनाओ, इजी रहेगा। 15,000 रुपया 5 इंटू 100 750 रुपीज़ फुल ईयर का इंटरेस्ट है। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट रहेगा ये फुल ईयर का पर एनम। तो पर एनम उसमें लिखा है कि 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट अकड़ मतलब क्या होता है कि एज ऑन 31 मार्च जो है ना ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं है, अकाउंट में पैसा नहीं आया, लेकिन हम एलिजिबल तो हो गए ना। जैसे 31 मार्च होता है 6 मंथ्स होता है, तो 6 मंथ्स का एज ऑन 31 मार्च को 6 मंथ्स का ड्यू तो हो गया लेकिन हमें मिला नहीं है, बैंक में आया नहीं है, इसके लिए उसको लिखा है अकड़। ठीक है, 6 मंथ्स का 375 रुपीज़। ठीक है, तो अभी 375 रुपीज़ जो है वो इनकम है करंट ईयर की, तो इधर देखो इनकम की साइड लिख दिया। आउटस्टैंडिंग है, देखो मिला नहीं है, रिसिप्ट नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट है ये 375 इनकम की साइड लिख दिया। और फिर एसेट में 15,000 रुपया है जो इन्वेस्टमेंट है प्लस 375 कि जब भी मैच्योर होगा 15,000 तो हमारा खुद का है वो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो भी इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा, तो 15,375 डन। तो देखो सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए, 1 to 7 सब हो गए। अभी क्या करेंगे, टोटल मारेंगे। तो इनकम की साइड का टोटल मारो। ठीक है, तो अगर आप टोटल मारते हो तो 40,275 आता है। फिर जो भी एक्सपेंडिचर की साइड का अगर हम यहाँ तक का टोटल मारेंगे तो उसका आता है 20,880।
तो क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, तो क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करते हैं, तो 40,275 को माइनस करते हैं 20,880 से, तो ये जो सरप्लस आता है 19,395, तो इसको ऐसे राउंड भी करना, ऐसे ओपनली 19,395 छोड़ नहीं देना उसको, नहीं, उसको ऐसे राउंड करो। राउंड करो तो क्या होगा कि पता चलेगा एग्जामिनर को कि ये सरप्लस है, ये कुछ डिफ्रेंशिएट कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखो टू सरप्लस। क्या है ये सरप्लस? एक्सेस है। किस चीज़ का एक्सेस है? इनकम और एक्सपेंडिचर, और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? कैपिटल फंड में। प्लीज़ ये सब लिखना है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, ठीक है, ये इसके लिए सब लिखना है। अगर आप क्वेश्चन में भी देखोगे, सॉल्यूशन पार्ट में भी ये पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, ये सब लिखना है। ताकि क्यों लिखना है? अगर आपका 100 आउट ऑफ 100 आता है, 80 आउट ऑफ 80 अगर आता है, तो ये सब चीज़ों की कुछ वापस से पेपर अगर रीचेक होता है, तो ये सब चीज़ें जिसकी वजह से मैं भी 1 या आधा मार्क्स काट लें, तो हमारा तो मार्क्स चला गया। तो हमने ये जो सरप्लस है वो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया, तो कैपिटल फंड का इधर टोटल, ठीक है, तो वैसे ही हमारी एसेट और लायबिलिटी जो है क्लियर होगी, मतलब टोटल होगी, सॉरी। तो एसेट्स लायबिलिटी साइड का टोटल है 94,105 और एसेट साइड का भी टोटल है 94,105, तो यहाँ पे भी लिखना है टोटल। ठीक है बच्चों, प्लीज़ कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, अपना डाउट क्लियर करो। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।